हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो आगामी 17वीं बीपीएससी परीक्षा होगा, उसके लिए मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर पहला जो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर वन के दृष्टिकोण से। बिरसा आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी मेंस को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग बिरसा आंदोलन से संबंधित सारे टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग बिरसा आंदोलन। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि बिरसा आंदोलन क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और बिरसा मुंडा जो इसके नायक थे उनके बारे में, और इसके परिणाम क्या हुए। इन सबों को हम एक जगह एकत्रित करके पढ़ेंगे। ये जो आंसर राइटिंग लिखा हुआ है, इसे मैंने खुद लिखा हुआ है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, और अगर इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो आप निश्चित तौर पर हमें कमेंट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय विद्रोह में सबसे अधिक संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था बिरसा मुंडा का उलगुलान, यानी कि महान हलचल, जो रांची के क्षेत्र में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। सभी प्रकार के शोषण तथा अत्याचारों के विरुद्ध मुंडा विद्रोह भी जनजातीय आक्रोश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजातियों में से एक है। इन क्षेत्रों में 1881 से 1895 ईस्वी के बीच कई कृषक उपद्रव हुए, यानी कि विद्रोह हुए, लेकिन सरकार द्वारा उनका दमन कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार के द्वारा उसका क्या हुआ, दमन किया गया। जनजातीय कृषकों में दमन के खिलाफ असंतोष बढ़ता ही गया। अंग्रेजी सरकार किसी भी तरह के विद्रोह का दमन कर देती थी, इसके फलस्वरूप इनमें असंतोष की भावना बढ़ी। विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। विद्रोह की पृष्ठभूमि पहला था, 19वीं सदी में उत्तरी मैदानी क्षेत्र से व्यापारियों एवं साहूकारों के रूप में आने वाले जागीरदारों एवं ठेकेदारों को अपनी पारंपरिक खूटकटी भू व्यवस्था, जो सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त करते देखा। मतलब बाहरी लोगों के द्वारा उनकी जो पारंपरिक खेती की व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त होते हुए उन्होंने पाया। दूसरा जो कारण था, जो इसके आंदोलन के पृष्ठभूमि में था, वह यह था कि आदिवासियों द्वारा व्यापक रूप से ईसाई धर्म में परिवर्तन इस विश्वास पर किया गया कि मिशनरियों द्वारा जमींदारों साहूकारों से उनकी रक्षा की जाएगी, लेकिन वे रक्षक नहीं बने। जो ईसाई मिशनरीज जो थे, वो आदिवासियों पर अपना धार्मिक प्रभाव छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने जो जितने भी उनका धर्मांतरण था आदिवासियों का, उसका ईसाई धर्म में कराया, और इस विश्वास के साथ कराया कि जो बाहर से आने वाले जमींदार हैं, साहूकार हैं, उससे उनकी रक्षा की जाएगी और उनकी पारंपरिक जो कृषि व्यवस्था है उसको ध्वस्त नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वे रक्षक नहीं बने, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। उपयुक्त परिस्थिति में त्राता बनकर बिरसा मुंडा 1875 से 1900 ईस्वी, जो उनका जीवन का कार्य रहा है, उस कार्यकाल में आदिवासियों को ईसाईपन के प्रलोभन से मुक्त कराने के लिए नए धर्म का शुभारंभ किया, जो हिंदूवाद और ईसाई धर्म का सम्मिश्रण था। चूंकि पूर्व में वह ईसाई मिशनरी जो थे उनके द्वारा संचालित जो चर्चेस थे, वहां पर जाके उन्होंने पढ़ाई की थी, इसीलिए ईसाई धर्म के भी कुछ उनमें गुण थे और हिंदूवाद के भी उनमें गुण थे। आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, जो लगभग 1895 में शुरू हुआ। बिरसा मुंडा अपने धार्मिक आंदोलन के कारण जनजातियों एवं आदिवासियों में वेरी इंपॉर्टेंट धरती आबा यानी कि धरती के पिता एवं बिरसा भगवान के नाम से प्रचलित हुए। इस धार्मिक सामाजिक आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या रहे? इसका सबसे पहला उद्देश्य था एकेश्वरवाद की स्थापना, यानी कि एकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिंह बोगा उनके भाषा में, आदिवासियों की भाषा में एकेश्वरवाद यानी सिंह बोगा जो थे में विश्वास करना, यानी ईसाई धर्म से प्रभावित था यह। दूसरा था हिंदू धर्म के आदर्श एवं कर्म कांड तथा शुद्धता एवं तपस्या का प्रचार। जो हिंदू धर्म में जो शुद्धता था या जो तपस्या की जो भावना थी, उसका प्रचार किया गया। भूत प्रेत की पूजा पर रोक, क्योंकि आदिवासियों में अंधविश्वास की जो जड़ें थी वो काफी गहरी थी, तो इसीलिए भूत प्रेत की पूजा पर रोक लगाया गया। चौथा, शोषण मुक्त समाज की स्थापना। जो दिकू, जो बाहर से आने वाले जो सेठ साहूकार थे, वो जो आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाते थे और उनसे जो है ब्याज
का शोषण करते थे, बहुत अधिक ब्याज के रूप में वो उनसे लेते रहते थे और मूल कभी भी उनका खत्म नहीं होता था। तो इसीलिए शोषण मुक्त समाज की स्थापना बिरसा मुंडा का जो था प्रमुख उद्देश्य था। और पांचवा पॉइंट है समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भरना। चूंकि आदिवासी समाज जो धार्मिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, वो काफी धीरे 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 वो पीछे की ओर जा रहा था, हर तरह से उनका शोषण किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर आदिवासियों में सम्मान की, आत्मसम्मान की भावना भरना भी बिरसा आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं 1899 में बिरसा विद्रोह में राजनीतिक एवं खेतीहर पुट भी शामिल होने लगे। 1895 में इसमें जो है धार्मिक पुट अधिक थे, लेकिन 1899 में इसमें राजनीतिक और खेतीहर पुट भी शामिल होने लगे। इस क्रांति को उल गुलान कहा गया, उल गुलान कहा गया। इसके क्या उद्देश्य थे ये देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य था, रैयत भविष्य में सरकार को मालगुजारी यानी कि लगान नहीं दे। जो भी रैयत है जिनकी भूमि पर जो दावेदारी बनती थी आदिवासियों का, वो सरकार को मालगुजारी ना भरे। दूसरा था जमीन को रैयत अपने कब्जे में रखें, जमीन को जो रैयत है उनको अपने कब्जे में रखें। चूंकि अंग्रेजों की जो व्यवस्था बनाई गई थी और पारंपरिक खुटखटी जो व्यवस्था थी, उसमें जो है सेठ साहूकार जो है उनके जमीनों पर जबरन क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे और उनसे बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उनका शोषण होता था, उनको अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं होती थी। वो बंधुआ मजदूर की तरह अपने ही खेतों में काम करते थे और उसका पूरा लाभ जो है अंग्रेजी सरकार और सेठ साहूकार लेते थे। अंग्रेजी सरकार जो है लगान के रूप में, मालगुजारी के रूप में, और जो सेठ साहूकार हैं उनको ब्याज के जाल में फंसाते थे और उनकी सारी फसल जो है उसे हड़प कर लेते थे। तो जमीन को रैयत अपने कब्जे में रखें और रैयत भविष्य में सरकार को मालगुजारी ना दे, ये राजनीतिक जो इसमें पुट शामिल किए गए वो इससे संबंधित है। तीसरा पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों की अवज्ञा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी इनका शोषण किया जाता था, तो उनकी जो आज्ञा होती थी उसका अवज्ञा करना इनका उद्देश्य था। महारानी की सत्ता को चुनौती, यानी कि जो अंग्रेज जो महारानी थी उनकी सत्ता को चुनौती, यानी ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और पांचवा, मुंडा राज की स्थापना। एक इनका जो क्षेत्र था उसमें मुंडा राज की स्थापना ये करना चाहते थे। आंदोलन का स्वरूप हम देखेंगे क्या था। आंदोलन का स्वरूप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। आंदोलन का स्वरूप था कि 1895 तक अपने अथक प्रयासों से बिरसा ने 6000 समर्पित मुंडा लोगों का एक दल तैयार कर लिया। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना तथा बाहरी लोगों यानी बीकू को बाहर निकाल का इसका मुख्य उद्देश्य था। बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया एवं पूर्व निश्चित योजना के अनुसार साहूकारों, मिशनरियों, अधिकारियों पर आक्रमण किए गए। 1899 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा के अनुयायियों ने रांची और सिंहभूम के जिलों में 6 पुलिस थाना क्षेत्र में तीर चलाए और चर्चों को जलाने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस को अपने तीरों का निशाना बनाया, जिससे रांची क्षेत्र में भय की लहर दौड़ गई। अब इंपॉर्टेंट तथ्य यहां यह भी है कि किंतु 9 जनवरी 1900 ईस्वी को सैल रकाब पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैल रकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों की पराजय हुई। 3 सप्ताह बाद बिरसा पकड़ा गया और जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। कब इसकी मृत्यु हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। लगभग 350 मुंडों पर मुकदमा चला, जिसमें 3 को फांसी हुई, 44 को आजीवन कारावास मिला। बिरसा की मान्यता थी कि एक सेना परास्त की जा सकती है, उनका समूह नाश भी संभव है, किंतु विचारों का नाश नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह बिरसा की मान्यता थी और इसी का स्टेटमेंट है। आंदोलन के परिणाम क्या हुए उसको हम लोग देखेंगे। आंदोलन के परिणाम, पहला क्या है? 1902 से लेकर 1910 ईस्वी के बीच में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य पूरा किया गया। भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य क्या किया गया? पूरा किया गया। दूसरा था 1903 में काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार खूटकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई, यानी कि कानूनी मान्यता दी गई। इससे पूर्व में यह मान्यता नहीं थी और आंदोलन के ये सुखद परिणाम थे। बाद में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बना, जबरी बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया, जो
बाहरी लोग आकर उनसे जबरन बेगार करवाते थे बंधुआ मजदूर के रूप में, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, खूटकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बना। ये सारे तथ्य आपको बीपीएससी मेंस की परीक्षा में लिखना होगा क्वेश्चन के अनुसार। आदिवासियों के गैर आदिवासियों के हाथ, यानी गैर आदिवासी कौन थे? जो दिकू कहलाते थे, जो बाहर से आने वाले सेठ साहूकार थे, उनके हाथ जमीन की बिक्री रोक दी गई। भूमि अधिकारों पर कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी कि जो जमीन की जो बिक्री है वो आदिवासियों के द्वारा एक दूसरे के समूह में ही किया जाएगा, ना कि गैर आदिवासियों के द्वारा। भूमि अधिकारों पर कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 1900, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? 1905 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। प्रशासन भी इन आदिवासियों के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ। चौथा पॉइंट यह है कि बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही अन्य मुंडा आंदोलन एवं ताना भगत आंदोलन सरकार के विरुद्ध शुरू हुए। तो इसके अब परिणाम के बाद इसका कॉन्क्लूड हम करेंगे। उपयुक्त परिणामों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंसक आंदोलन सदैव असफल ही नहीं होते। बिरसा आज भी अपनी जनता की याददाश्त में जिंदा है। बिरसा भगवान के रूप में, एक पूर्ण रूपेण राष्ट्रवादी पृथक झारखंड आंदोलन के पैगंबर या अति वामपंथ के एक नायक के रूप में वह आज भी जिंदा है, बिरसावाद के रूप में। इस तरह का कॉन्क्लूजन देके आप अपने प्रश्नों का जो उत्तर है उसको समाप्त करेंगे। चूंकि हमारे पास वहां बहुत ही लिमिटेड समय होता है और क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है अब वो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों कर दिया गया है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है परीक्षा में। जो मुख्य तथ्य हैं वो लिखेंगे और टू दी पॉइंट लिखेंगे, तभी हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आपको ये उत्तर मिला होगा और इसमें किसी अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।